विराम चिन्ह। आज हम इस वीडियो में विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। विराम चिन्ह किसे कहते हैं, विराम चिन्ह की परिभाषा क्या है, उसका अर्थ क्या है और इसका प्रयोग कब होता है और कितने प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सीखना। देखिए, विराम चिन्ह, विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव, विश्राम, रुकना। अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे राम, लक्ष्मण और भरत साथ साथ शिक्षा ग्रहण करने गुरु के आश्रम पहुंचे। तो इस वाक्य में हमने देखिए 3 तरह के विराम चिन्हों का प्रयोग किया है। एक राम के बगल में ये है, ये एक विराम चिन्ह हुआ, इसको विराम चिन्ह कहेंगे। दूसरा हुआ ये जो साथ साथ के बीच में लगा है, ये एक प्रकार का विराम चिन्ह है। और तीसरा ये देखिए, यहाँ पहुंचे के बाद एक जो लाइन जैसा है, ये भी विराम चिन्ह है। तो इसी तरह वाक्य के बीच में, अंत में तरह तरह के विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसके वाक्य के हिसाब से। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं विराम चिन्हों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे वीडियो में हम इसके प्रकार देख लेते हैं। विराम चिन्हों के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं, उदाहरण सहित सीखते हैं। आइए फिर विराम चिन्हों के प्रकार के बारे में देख लेते हैं कि विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी व्याकरण में विराम चिन्हों को 18 प्रकार से जाना जाता है, 18 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, चलिए हम यहाँ विराम चिन्हों को भी बताएंगे और उसके जो चिन्ह होते हैं उसका नाम और उसका चिन्ह भी बताएंगे। तो चलिए सीखते हैं। देखिए, पहला विराम है हमारा अल्प विराम। कौन सा विराम? अल्प विराम। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, अल्प विराम यानी थोड़ा, अल्प मतलब थोड़ा, थोड़ा विराम। तो उसका चिन्ह ये है, ये अक्षरों में नीचे लगता है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम करेंगे। अभी इसका चिन्ह देख लीजिए और इसके नाम देख लीजिए। तो पहला है अल्प विराम, ठीक। दूसरा है अर्ध विराम। पहला विराम है हमारा अल्प विराम और दूसरा है अर्ध विराम। इसका चिन्ह होता है, ये अल्प विराम जैसा ही होता है लेकिन उसके ऊपर एक छोटी सी बिंदी रहती है अर्ध विराम में, ठीक। तो ये है अर्ध विराम। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम ये है डंडी जैसा, ठीक। ये इसका चिन्ह है पूर्ण विराम का। उप विराम, उप विराम 2 बिंदी, ठीक। ये है उप विराम। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक का चिन्ह है ये ऐसे एक डंडी और नीचे बिंदी, ठीक। छठा है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक ये देखिए एक हंसिए जैसा चित्र रहता है, हंसिए जैसा चिन्ह, ठीक। अगला है कोष्ठक। कोष्ठक, ये कोष्ठक का प्रयोग भी हम लोग ज्यादातर करते हैं। ये है कोष्ठक का चिन्ह, दोनों तरफ से ऐसे हंसिए जैसा चिन्ह। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह ये है योजक चिन्ह। अवतरण या उद्धरण चिन्ह, ये है अवतरण और उद्धरण चिन्ह। इसी को अवतरण चिन्ह भी कहते हैं और उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं, ठीक। अब 10वां देख लेते हैं, लाघव या संक्षेपक चिन्ह। ये है हमारा लाघव और संक्षेपक चिन्ह। 11वां है विवरण या आदेश चिन्ह। ये है विवरण या आदेश चिन्ह। इन चिन्हों को आप खूब अच्छे से पहचान लीजिए पहले। रेखांकन चिन्ह, ये है रेखांकन चिन्ह। 13वां है लोप चिन्ह या पद लोप। इसी को लोप चिन्ह भी कहते हैं, इसी को पद लोप भी कहते हैं। तो ये है लोप चिन्ह या पद लोप। अगला है 14वां है पुनरुक्ति सूचक। ये पुनरुक्ति सूचक है। और 15वां है विस्मरण चिन्ह या हंस पद। ये विस्मरण चिन्ह या हंस पद है, ठीक। 16वां है तुल्यता सूचक चिन्ह। ये है तुल्यता सूचक चिन्ह, ठीक।
17वां है अवग्रह या दीर्घ उच्चारण चिन्ह। ठीक, ये है दीर्घ उच्चारण या अवग्रह चिन्ह। 18वां है निर्देशक चिन्ह। ठीक, निर्देशक चिन्ह, ये है निर्देशक चिन्ह। तो इस प्रकार से ये 18 विराम चिन्ह है। इसको आप लोग खूब अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। फिर चलिए अब इसके आगे एक एक विराम चिन्हों के विषय में अच्छे से विस्तृत रूप से पढ़ते हैं और उदाहरण सहित उसको समझते हैं। हाँ, तो चलिए विराम चिन्ह में पहला विराम चिन्ह सीख लेते हैं। पहला विराम चिन्ह है अल्प विराम। तो चलिए अल्प विराम के बारे में सीखते हैं। देखिए अल्प विराम का चिन्ह ये है, दिख रहा है ना, छोटा सा नीचे लगता है ये चिन्ह। चलिए आगे समझते हैं। जहां थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान, ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। तो यहाँ देखिए राम के बाद अल्प विराम चिन्ह लगा है, थोड़ा सा रुकना है। सीता के बाद अल्प विराम चिन्ह लगा है ना, थोड़ा सा रुकना है। तो यहाँ देखिए एक से अधिक शब्दों का प्रयोग हो रहा है, यानी वस्तुओं का या नाम का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ अल्प विराम का चिन्ह लगा है। ठीक, तो ऐसी जगहों पे अल्प विराम का चिन्ह, जहां एक से अधिक वस्तुओं का प्रयोग हो तो वहां पे अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो चलिए अगला उदाहरण देख लेते हैं। रमन, सीता और सना अच्छे मित्र हैं। देखिए यहाँ रमन के बाद ये लगा है अल्प विराम का चिन्ह ना, तो इसलिए यहाँ पे जो है ये अल्प विराम होगा, क्योंकि यहाँ एक से अधिक नामों का वर्णन है, तो यहाँ जो है अल्प विराम लगेगा। तो इस प्रकार से ये हो गया अल्प विराम चिन्ह। हाँ, तो चलिए दूसरा विराम चिन्ह देख लेते हैं। दूसरा विराम चिन्ह है अर्ध विराम चिन्ह। इसका चिन्ह ये है, अल्प विराम जैसा चिन्ह और उसके ऊपर एक बिंदी। ठीक, इसको खूब अच्छे से आप लोग पहचान लीजिए। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। जहां अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक समय लगे वहां पर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब अर्ध विराम की अपेक्षा अल्प विराम की अपेक्षा अधिक टाइम लगता है अर्ध विराम में। ठीक, और उसका चिन्ह वैसे ही है लेकिन ऊपर एक बिंदी इसमें रहती है। तो इसको खूब अच्छे से पहचान लीजिए। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण है सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त हो गया, लालिमा ने कालिमा का स्थान ले लिया। तो यहाँ देखिए सूर्यास्त हो गया, कुछ थोड़ा टाइम लग रहा है ज्यादा ना यहाँ रुकने में, तो यहाँ पे कौन सा ये अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। ठीक, यहाँ पे अर्ध विराम का चिन्ह होगा, यानी अल्प विराम की अपेक्षा इस विराम में अधिक समय लगता है। तो ये हो गया हमारा अर्ध विराम। अब चलिए अगला विराम चिन्ह देखते हैं। अगला विराम चिन्ह देख लेते हैं। तीसरा विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। इसका चिन्ह ये है, एक लाइन, ये वाक्य के अंत में लगती है। चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। ठीक, वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। राम घर जाता है। देखिए ये एक वाक्य हुआ, इसके अंत में पूर्ण विराम लगेगा, यानी विराम चिन्ह पूर्ण विराम लगेगा। ठीक, अगला है मोहन भोजन करता है। तो इसके अंत में भी देखिए ये पूर्ण विराम चिन्ह लगा है। नेहा फल खाती है। तो देखिए ये वाक्य पूरा हुआ, वाक्य पूरा होने पे पूर्ण विराम चिन्ह लगेगा। ठीक, तो ये है पूर्ण विराम और इसका चिन्ह ये है। चलिए अगला विराम चिन्ह देखते हैं। चलिए चौथा विराम चिन्ह देख लेते हैं। चौथा विराम चिन्ह है उपविराम और इसका चिन्ह है ये दो बिंदी, आमने सामने दो बिंदी ऊपर नीचे। ठीक, ये उपविराम का चिन्ह होता है। अब चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब किसी कथन को अलग
दिखाना हो, जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो वहां पर उपविराम का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे इसका उदाहरण देख लीजिए, प्रदूषण, और यहाँ देखिए उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है ना प्रदूषण के बाद। एक अभिशाप, देखिए इस वाक्य में प्रदूषण अलग दिख रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे उपविराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। प्रदूषण एक। हाँ, तो चलिए पांचवा चिन्ह देख लेते हैं। पांचवा चिन्ह है विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसका चिन्ह ऐसे होता है, एक पाई और नीचे बिंदी। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष, उल्लास, क्रोध, भय, करुणा आदि का बोध कराने के लिए किया जाता है, अर्थात इसका प्रयोग अव्यय शब्द से पहले किया जाता है। जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं, हाय ना, देखिए यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। आह, आह के बाद भी देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। छी, छी के बाद भी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अरे, अरे के बाद भी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। शाबाश, शाबाश के बाद भी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अरे जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो इस प्रकार से ये हो गया विस्मयादि बोधक चिन्ह। चलिए अगला चिन्ह देख लेते हैं। तो चलिए अगला चिन्ह देख लेते हैं। अगला चिन्ह है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक, प्रश्नवाचक चिन्ह, और इसका चिन्ह है ये एक हंसिया जैसा चिन्ह और उसके नीचे एक बिंदी। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। प्रश्न चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। इसका प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे जैसे वह क्या लिख रहा है, तो यहाँ देखिए यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है ना, क्या लिख रहा है, तो यहाँ देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, ताजमहल किसने बनवाया, तो यहाँ भी देखिए प्रश्न ही पूछा जा रहा है, तो यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। तो इन चिन्हों का प्रयोग प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के अंत में किया जाता है। तो ये हो गया हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए अगला चिन्ह देख लेते हैं। हाँ, तो चलिए अगला विराम चिन्ह देख लेते हैं। अगला विराम चिन्ह है कोष्ठक। कोष्ठक तीन प्रकार के होते हैं, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। ठीक, ये कोष्ठक का चिन्ह है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्ठक के अंदर लिखकर किया जाता है। ठीक, जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे विश्वामित्र क्रोध में कांपते हुए ठहर जा, तो देखिए इसमें विश्वामित्र के आगे कोष्ठक में क्रोध में कांपते हुए लिखा गया है, तो इस शब्द को अधिक स्पष्ट किया गया है ना, तो इसलिए यहाँ पे देखिए कोष्ठक का प्रयोग हुआ है। तो अगला उदाहरण देख लेते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर सत्य और धर्म के संरक्षक थे, तो यहाँ देखिए युधिष्ठिर जो है हम कोष्ठक में लिखा गया है, तो ये कोष्ठक इसका अर्थ है कि ये और अधिक महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से ये कोष्ठक हो गया और ये तीनों जो है कोष्ठक का चिन्ह हो गया। तो चलिए अगला चिन्ह देखते हैं। तो चलिए अगला विराम चिन्ह देखते हैं। आठवां विराम चिन्ह है योजक चिन्ह। इसका चिन्ह ये है, इसका निशान ये है, इसको खूब अच्छे से आप लोग पहचान लीजिए। अब चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्य में किया जाता है। योजक चिन्हों का प्रयोग किन्हीं दो पदों के बीच में किया जाता है। ठीक, तो चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे दुख सुख, देखिए दुख सुख में इनको जोड़ रहा है कौन सा चिन्ह, योजक चिन्ह। ठीक, लाभ हानि, लाभ और हानि को कौन सा चिन्ह जोड़ रहा है, योजक चिन्ह। देखिए इसके बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। पाप पुण्य, पाप पुण्य को भी योजक चिन्ह जोड़ रहा है। ठीक,
दिन रात, दिन रात के बीच में भी योजक चिन्ह लगा है। इस प्रकार से ऐसे शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगता है। तो ये हो गया योजक चिन्ह। चलिए अगला चिन्ह, हाँ तो चलिए अगला चिन्ह देख लेते हैं। अगला चिन्ह है हमारा 9वां चिन्ह है अवतरण या उद्धरण चिन्ह। इसका निशान ये है, ठीक। अब इसके बारे में देख लेते हैं। किसी की कही हुई बात को उसी तरह से प्रकट करने के लिए अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक। किसी की बात को उसी के जैसे प्रकट करने के लिए उद्धरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम ने कहा, सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। देखिए यहाँ अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है ना। दूसरा उदाहरण है रामधारी सिंह दिनकर श्रेष्ठ कवि हैं। तो यहाँ दिनकर पे भी देखिए अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो चलिए अगला, हाँ तो चलिए ये 9वें चिन्ह के बारे में देख लेते हैं कि अवतरण या उद्धरण चिन्ह किसे कहते हैं। अवतरण या उद्धरण चिन्ह का देखिए इसका चिन्ह ये है, ठीक। अब इसके बारे में देख लेते हैं। किसी की कही हुई बात को उसी तरह से प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम ने कहा, सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। देखिए यहाँ राम ने क्या कहा, सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। देखिए इसको जो है अवतरण या उद्धरण चिन्ह के अंदर किया गया है, क्योंकि इसको राम ने कहा। तो ये वैसे ही लग रहा है ना कि इसको राम ने कहा, ये अलग हो गया है। ऐसे दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर श्रेष्ठ कवि हैं। इसमें देखिए दिनकर में भी ये अवतरण चिन्ह लगा हुआ है। तो इस प्रकार से ये अवतरण या उद्धरण चिन्ह। हाँ तो चलिए 10वां चिन्ह देख लेते हैं। 10वां चिन्ह है लाघव या संक्षेपक सूचक चिन्ह। और इसका जो है चिन्ह होता है 0 शून्य, जिसको हम शून्य बोलते हैं, वही लाघव या संक्षेप सूचक चिन्ह कहलाता है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य का चिन्ह लगा देते हैं। यह शून्य ही लाघव या संक्षेप सूचक चिन्ह कहलाता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। डॉक्टर के लिए ये डॉक लिखकर बिंदी लगा देते हैं ना। पंडित के लिए पंग लिख के पहला अक्षर लिख के पंडित का उसमें शून्य लगा देते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए उ लिख के शून्य और प्र लिख के शून्य। तो ये हो गया लाघव चिन्ह का प्रयोग। तो इस प्रकार से ये हो गया लाघव चिन्ह। चलिए अगला चिन्ह देख लेते हैं। हाँ तो चलिए 11वां चिन्ह देख लेते हैं कि 11वां चिन्ह कौन सा होता है। विवरण या आदेश चिन्ह। इसका निशान ये देखिए 2 बिंदी और 1 लाइन। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है, ठीक। जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं। आम के निम्न फायदे हैं। देखिए यहाँ विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। वचन के 2 भेद होते हैं। देखिए यहाँ भी विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो ऐसी जगहों पर ही विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। हाँ तो चलिए अगला चिन्ह देख लेते हैं। 12वां चिन्ह है हमारा रेखांकन चिन्ह। रेखांकन चिन्ह का निशान ये है एक लाइन, ठीक। देखिए किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द पद वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी पृथक करती है। इस उदाहरण में देखिए हरियाणा के नीचे ये रेखांकन चिन्ह लगा है, उत्तर प्रदेश के नीचे भी रेखांकन चिन्ह लगा है। तो इस प्रकार से ये रेखांकन चिन्ह का
उदाहरण हो गया और ये रेखांकन चिन्ह का निशान हो गया। इसको आप लोग खूब अच्छे से सीख जाइए। चलिए अगला चिन्ह देखते हैं। चलिए अगला चिन्ह देख लेते हैं। अगला चिन्ह है लोप चिन्ह या पद लोप। इसका चिन्ह है ये डैश 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 जो हम लोग बोलते हैं वही है। तो चलिए देखते हैं। जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब कुछ अंश को छोड़ के लिखना हो तो वो लोप चिन्ह कहलाता है। ठीक, जैसे राम ने मोहन को गाली दी, तो इसके आगे देखिए ये बिंदी बिंदी बिंदी, यानी कि यहाँ पे लोप चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ठीक, मैं सामान उठा दूंगी पर, इसके आगे भी देखिए लोप चिन्ह का प्रयोग किया गया है, यानी वाक्य को आगे छोड़ दिया गया है, लिखा नहीं गया है। तो इस प्रकार से लोप चिन्ह का प्रयोग ऐसे होता है। तो ये हो गया हमारा लोप चिन्ह। हाँ, तो चलिए 14वां चिन्ह देख लेते हैं। अगला चिन्ह है पुनरुक्ति सूचक, यानी कोई भी अगला चिन्ह है पुनरुक्ति सूचक। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। ऊपर लिखे किसी वाक्य के अंश को दोबारा लिखने से बचने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलिए कैसे, उदाहरण के रूप में समझते हैं। रमेश कक्षा 10 में पढ़ता है। अब रमेश दोबारा ना लिखकर इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे यहाँ। इसको खूब अच्छे से आप लोग पहचान लीजिए। ये पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है, इसका प्रयोग कर देंगे रमेश की जगह। के पिता किसान हैं। तो ठीक ऐसी जगहों पर ही कोई किसी भी शब्द को दोबारा लिखने से बचने के लिए उसी शब्द की जगह पुनरुक्ति सूचक शब्द चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक, हाँ, तो चलिए अगला चिन्ह देख लेते हैं। अगला चिन्ह है अवग्रह या दीर्घ चिन्ह। ठीक, तो दीर्घ का चिन्ह ये होता है। ठीक, ये दीर्घ का चिन्ह है, दीर्घ यानी बड़ा। अवग्रह एक देवनागरी चिन्ह है। इसका प्रयोग दीर्घ के उच्चारण या पुकारने के लिए किया जाता है। जैसे जैसे जब हम किसी चीज को देर तक बोले तो वहां दीर्घ का प्रयोग होगा। जैसे माँ, तो ना कई बार आ कर दिए तो ये दीर्घ का प्रयोग हो रहा है। ठीक, जैसे बुआ, खूब तेजी से चिल्ला रहे हैं ना बुआ, तो यहाँ भी दीर्घ का प्रयोग होगा। इसका ज्यादातर प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाता है। तो ये हो गया अवग्रह या दीर्घ चिन्ह, इसको भी आप लोग समझे रहिए। चलिए अगला चिन्ह देख लेते हैं। चलिए अगला चिन्ह देख लेते हैं। अगला चिन्ह है हमारा विस्मरण या त्रुटि पूरक चिन्ह। अब इसका चिन्ह ये है। ठीक, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। विस्मरण चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर किया जाता है। जैसे हम कोई वाक्य लिख रहे हैं और उसमें कोई शब्द हम भूल गए तो वहां पे हम विस्मरण चिन्ह लगा के उसको सही कर सकते हैं। जैसे उदाहरण में देख लेते हैं, राम जाएगा, तो हमने मथुरा लिखना भूल गए तो यहाँ पे विस्मरण चिन्ह या त्रुटि पूरक चिन्ह लगा के ऊपर मथुरा लिख देंगे। तो यहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। सीमा गई, कहाँ गई? घर। तो घर हम भूल गए लिखना तो ये त्रुटि पूरक चिन्ह ऊपर लगा के उसके ऊपर घर लिख देंगे तो वो वाक्य पूरा हो जाएगा। तो ये हो गया विस्मरण या त्रुटि पूरक चिन्ह। चलिए अगला चिन्ह देख लेते हैं। अगला चिन्ह है तुल्यता सूचक चिन्ह। इसका निशान है ये, जिसको हम बराबर भी कहते हैं। इसका प्रयोग ज्यादातर गणित विषय में किया जाता है। तो चलिए इसके बारे में सीख लेते हैं। किसी वस्तु संख्या गुण आदि को बराबर या समान प्रदर्शित करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे 9 + 9 = 18 ना, 2 + 2 = 4। तो ये हो गया तुल्यता सूचक चिन्ह। इसका प्रयोग गणित विषय में किया जाता है।
चलिए अब 18वें चिन्ह के बारे में जान लेते हैं। 18वां चिन्ह है निर्देशक चिन्ह। इसका चिन्ह ये ऐसे एक लाइन, ठीक। अब चलिए इसका प्रयोग देख लेते हैं। इसका प्रयोग विषय विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात, कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है, ठीक। इसको रेखांकित के नाम से भी जाना जाता है। जैसे किसी शब्द को कहते हैं इसको रेखांकित किया गया ना, तो वहां भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में समझ लेते हैं अध्यापक। देखिए यहाँ पे ये निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अध्यापक निर्देश दे रहा है ना, तुम जा सकते हो, ठीक। और जैसे देखिए कोई हम उदाहरण जब देते हैं तो जैसे करते हैं उसके आगे जो चिन्ह हम लगाते हैं वही निर्देशक चिन्ह होता है। देखिए मैंने भी यहाँ लगाया है ना, जैसे के आगे ये निर्देशक चिन्ह है। जैसे क्रिकेट, हॉकी, शतरंज, तो ये हो गया निर्देशक चिन्ह का उदाहरण। तो इस प्रकार से ये सारे 18 विराम चिन्ह जो हैं, इसको आप लोग जब अच्छे से समझ लेंगे तो आपको किसी भी भाषा को पढ़ने या लिखने में कठिनाई नहीं होगी। कभी कभी हम विराम चिन्हों की वजह से अर्थ का अनर्थ निकाल लेते हैं। लिखा कुछ रहता है, हम पढ़ के समझ कुछ दूसरा ले लेते हैं। तो हिंदी भाषा में विराम चिन्हों का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो इसको आप लोग खूब अच्छे से सीख लीजिए और जान लीजिए, ठीक। तो इसी के साथ हम अपना ये वीडियो यहीं पे समाप्त